नमस्कार। मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि साहित्य में जो काव्य लक्षण जो ग्रंथ है आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश उसका पाठ चल रहा है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज की जो हमारी कक्षा है वो काव्य के हेतु, इसके पहले जो मंगलाचरण हुआ था आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश में। और मंगलाचरण के बाद काव्य का जो प्रयोजन है, हमको काव्य क्यों पढ़ना चाहिए या कवि काव्य क्यों लिखे, इसके विषय में वहां पर 6 प्रकार के जो प्रयोजन बतलाए थे उसको हमने पढ़ा था। आज काव्य के जो हेतु हैं, काव्य को लिखने में जो कारण है कि कैसी कैसी स्थिति में क्या काव्य को लिखने में क्या क्या कारण है, क्या क्या साधन होने चाहिए, इसको हम पढ़ेंगे। इसके पहले अपना अपना पाठ शुरू करने के पहले हम अपने गुरुजनों का, जिनकी कृपा से ये शास्त्र हमको मिले, शास्त्रों ने हम पर कृपा किया, ऐसे गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों को, जिन गुरुजनों के चरणों के कृपा से, जिन गुरुजनों के आशीर्वाद से हमारी वाणी बोलने में समर्थ हो पा रही है, उन गुरुजनों के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं और इसी के साथ में अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की हमारी कक्षा काव्य के हेतु में है कि काव्य के को बनाने में क्या क्या कारण है, क्या क्या साधन होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, काव्य प्रकाश प्रथम उल्लास भाग 3। तो आज जो है तो भाग 3। तो यहाँ पर क्या है कि आचार्य मम्मट का जो काव्य का जो हेतु है, जो कारण है, उसके विषय में यहाँ पर बतलाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य मम्मट कहते हैं कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। ध्यान देना, एक बार फिर से उच्चारण करता हूं। कारण ये होता है कि जिसको अपनी जो मतलब इसको शुद्ध करना चाहते हैं, अपना उच्चारण बढ़िया करना चाहते हैं, उसके लिए मैं 2-3 बार श्लोकों की आवृत्ति कर देता हूं। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस तदुद्भवे। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस तदुद्भवे। अब यहाँ पर क्या है कि आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य हेतुओं को बतलाया है। काव्य के जो हेतु हैं, काव्य के जो साधन हैं, काव्य के जो कारण हैं, वो 3 प्रकार के हैं यहाँ पर। एवं अस्य प्रयोजनम उक्त्वा कारणम माह, कि मतलब एवं अस्य प्रयोजनम उक्त्वा, प्रयोजनों को बतला करके कारणम आह, अब कारणों को कहते हैं। तो शक्ति निपुणता, शक्ति ही ये पहला यहाँ पर काव्य का कारण है, काव्य का हेतु है। तो ध्यान, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये पूछा जाता है कि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने हेतु हैं, तो 3 हेतु हैं, जिनमें से पहला हेतु है शक्ति ही निपुणता। शक्ति क्या है? शक्ति को कहते हैं निपुणता। निपुणता अर्थात कवि में रहने वाली जो स्वाभाविक शक्ति, कवि में रहने वाली जो प्रतिभा। तो शक्ति ही निपुणता, कवि में रहने वाली स्वाभाविक प्रतिभा, ये है शक्ति। क्योंकि शक्ति यदि नहीं है तो काव्य को पहली बात तो लिख नहीं सकते, और यदि लिखोगे भी तो केवल उपहास के ही पात्र होगे। जैसे कि बहुत लोग होते हैं आज के समय में, ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ अपना हल्का फुल्का बोलना सीख जाते हैं तो लोगों के सामने दिखलाते हैं कि हम बहुत बड़े कवित्व, मतलब कविताकार हो गए हैं, कवित्व आ गया है हमारे अंदर। लेकिन जब कविता कभी सुनो तो समझ में आता है कि कितनी शक्ति है, कितनी निपुणता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविक जो मतलब कविता को लिखने की, जो शास्त्र को लिखने की या काव्य को लिखने की जिसमें क्षमता है, वो क्षमता बिना शक्ति के नहीं हो सकती। निपुणता, प्रतिभा होना चाहिए।
वास्तविक रूप से जो तो आपको काव्य को लिखने की शक्ति होना चाहिए। वो आपके पास जितने अभी यहाँ पर कारण बतलाए जाएंगे वो कारण आपके पास होना चाहिए। यदि आचार्य मम्मट जितने कारण बतलाते हैं, यदि ये कारण है, यदि इनमें आप निपुण हैं, यदि इनमें आप पारंगत हैं, तब तो काव्य की रचना करो, तब तो लिखो, आवश्यक है। लेकिन यदि नहीं है, केवल दिखाने के उसमें यदि आप लिख रहे हो, तो निश्चित है कि जैसा कि आचार्य मम्मट कहते हैं कि यदि बिना कविता, बिना प्रतिभा के काव्य को यदि कोई लिखता है तो वह निश्चित ही उपहास नियम स्यात्, उपहास का पात्र होता है। अभी इसकी आगे जो लिखेंगे, इसकी वृत्ति जो आती है उसमें यहाँ पर लिखा है। तो शक्ति निपुणता, शक्ति निपुणता का मतलब होता है कि शक्ति का मतलब होता है प्रतिभा, अर्थात कवि की जो प्रतिभा है, कवि की जो निपुणता है, कवि में रहने वाली जो स्वाभाविक शक्ति है, जिससे कि वो कोई भी श्लोक की रचना कर लेता है। तो ये बिना शक्ति के संभव नहीं है। तो पहला क्या है, पहला कारण है, पहला हेतु है शक्ति निपुणता। तो शक्ति ये पहला है। इसके बाद कहते हैं लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात्, बहुत महत्वपूर्ण है, ये दूसरा कारण है, ये दूसरा हेतु है, लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात्। तो यहाँ पर लोक के द्वारा ध्यान देना कि लोक के द्वारा व्यवहार को लेना है, कि कवि को जो स्थावर और जंगम में जो भी चल रहा है, जो घट रहा है, जो देख रहा है, उसको बढ़िया से जो तो जो काव्य को लिखने वाला हो या काव्य को जिसको भी लिखना हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कवि को लोक का ज्ञान हो, व्यवहार का ज्ञान हो, स्थावर जंगम में जो भी चीज़ें होती हैं उनका ज्ञान हो। तो काव्य को लिखना है तो शक्ति निपुणता तो होनी ही चाहिए। निपुणता के साथ दूसरा कारण देते हैं कि लोक अर्थात व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान के अर्थात जो स्थावर जंगम में जो संसार में जो मतलब हो रहा है या जो देखा जा रहा है, इस प्रकार से हमको ज्ञान होना आवश्यक है। जो भी शास्त्र की रचना, जो भी काव्य की रचना करे, शास्त्र की रचना करे। तो लोक, इसके बाद कहते हैं शास्त्र। तो शास्त्र का मतलब, ध्यान देना, एक एक लाइन है यहाँ पर। लोक का मतलब होता है व्यवहारिक चीजों का ज्ञान होना, और व्यवहारिक के बाद, लोक के बाद आता है शास्त्र। तो शास्त्र का ज्ञान होना। इसके बाद कारण है कि शास्त्र, जो भी कवि कविता लिखता है उसको शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक होता है। और शास्त्र के द्वारा क्या लेना है, व्याकरण। व्याकरण के यदि बेसिक सिद्धांत, बेसिक रूल्स यदि आप नहीं जानते तो शास्त्र को यदि लिखेंगे, काव्य को यदि आप लिखते हैं तो वह निश्चित ही उपहास का पात्र होगा या उपहास के पात्र होंगे। तो शास्त्र को, व्याकरण को जानना आवश्यक है, व्याकरण के बेसिक सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। क्योंकि कोई किसी भी श्लोक की आप रचना करेंगे तो बिना व्याकरण के आप श्लोक की रचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें संधि, समास, कारक, हर एक चीज देखना पड़ता है, हर एक चीज जो तो बनाना पड़ता है। उसी से उसमें श्लोक, हर एक श्लोक में उसकी आवश्यकता होती है। व्याकरण के सूत्र वहाँ पर काम करते हैं, कहाँ पर संधि करना है, कौन सी संधि करना है, कौन सा समास करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए आचार्य मम्मट ने कहा शास्त्र, कि शास्त्र का ज्ञान हो। शास्त्र का मतलब व्याकरण शास्त्र। एक इसके बाद शास्त्र के द्वारा एक तो आया व्याकरण शास्त्र, व्याकरण के बाद आता है छंद शास्त्र। छंदों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि बिना छंदों के आप किसी भी काव्य की रचना नहीं कर सकते हैं। तो छंदों, जितने भी छंद होते हैं, उन छंदों का बहुत बारीकी से ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो शास्त्र के द्वारा क्या लेना है, व्याकरण है, व्याकरण के बाद फिर क्या लेना है यहाँ पर, छंद। इस प्रकार से लोक शास्त्र काव्यादि, तो छंद हो गया। छंदों के बाद फिर क्या लेना है, जैसे शास्त्र में आता है व्याकरण, व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, छंद का ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार से संज्ञा, अभिधान, अभी जब वृत्ति पढ़ेंगे उसमें आएगा। अभिधान का मतलब होता है संज्ञा शब्दों का ज्ञान आवश्यक है, संज्ञाओं का पता होना चाहिए। इसके बाद अमरकोश का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि अमरकोश को यदि आप नहीं पढ़े, मतलब जो भी काव्य को लिखना चाहता है, यदि अमरकोश का ज्ञान नहीं है तो शब्दों का उसके पास मतलब अभाव है, क्योंकि अमरकोश से ही शब्दों का मतलब शब्दों की बहुलता होती है, शब्द की एक मतलब प्राचुरता होती है।
तो शब्दों की प्रचुरता होना ये अमरकोश के द्वारा हमको मिलता है कि एक शब्द के कितने पर्यायवाची शब्द होते हैं। और किसी भी यदि श्लोक की हम रचना करते हैं तो यहाँ पर ये शब्द ही कि यदि कमल के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब कमल का वहाँ पर लिखना है तो नीरज होगा या पंकज होगा, कौन सा छंद के अनुसार फिट बैठता है या कौन सा शब्द वहाँ पर उचित बैठता है, इस प्रकार से ये एक सामान्य सा एक उदाहरण मैं बतला रहा हूँ। इस प्रकार से सभी जगह तो ये हमको ज्ञान होता है अमरकोश से, तो अमरकोश का ज्ञान आवश्यक होता है। तो काव्य को लिखने के लिए काव्य का जो हेतु जो कारण आता है, उस कारण में अमरकोश का ज्ञान, संज्ञा शब्दों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, छंदों का ज्ञान, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये सब चीज़ भी क्या है, इसमें कारण है। इसके बाद आते हैं काव्यादि अवेक्षणात्। तो यहाँ पर काव्य आदि के द्वारा यहाँ पर आचार्य मम्मट कहते हैं आदि ग्रहणात् इतिहासादीनांच। अभी जब वृत्ति पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा कि आदि ग्रहणात् इतिहासादीनांच, मतलब आदि ग्रहण के द्वारा यहाँ पर इतिहास आदि लेना है। क्योंकि यदि जो कवि काव्य की रचना करता है, यदि इतिहास आदि को नहीं पढ़ा है, इतिहास आदि को नहीं जानता है, तो भी वो काव्य को लिखने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाएगा, और कदाचित यदि लिख भी देता है तो केवल हास्य का ही पात्र होता है। तो काव्य को लिखने में कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कितना मतलब कितने शास्त्रों की आवश्यकता होती है, कितना पढ़ना पड़ता है। आजकल तो पता नहीं, मैं कहूँगा किसी को बुरा भी लग सकता है कि कैसे कैसे लोग आते हैं, बिल्कुल एकदम कुछ भी लिख देते हैं, कहते हैं देखो हमने ये लिख दिया, शायद किसी एक शास्त्र का ज्ञान हो। तो ऐसा नहीं है मित्र। यदि काव्य को लिखना है तो जैसा कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे कवि, हमारे आचार्य जो कहे हैं, जो उसमें आवश्यक चीज़ों का समावेश किए हैं, वो होना आवश्यक है। यदि आप इन चीज़ों को, इन शास्त्रों को बढ़िया से पढ़े हैं, आप में स्वाभाविक प्रतिभा है काव्य लिखने की, तो ही काव्य की रचना करो, नहीं तो काव्य की रचना ना करो, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, उपहास ही होगा। तो आदि ग्रहणात् इतिहासादीनांच, आदि ग्रहण के द्वारा यहाँ पर क्या लेना है, इतिहासादीन, मतलब इतिहास आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यह हो गया काव्यादि अवेक्षणात्। तो इनका काव्य आदि के द्वारा इतिहास आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये लग गई ऊपर की लाइन। इसके बाद कहते हैं तीसरा कारण देते हैं आचार्य मम्मट, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास। बहुत महत्वपूर्ण है, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास। ध्यान देना, काव्यज्ञ, काव्यज्ञ का मतलब होता है जो काव्य को ज्ञा मतलब जानता है, जो काव्यों को जानने वाले, जो पूर्व के हमारे आचार्य हुए, हमारे गुरु हुए, जिन्होंने काव्य की रचना किया, जो काव्य की रचना को जानते हैं कि काव्य की रचना किस प्रकार से किया जाता है, उनका क्या करना, उनकी उनकी शिक्षा के अनुसार अभ्यास करना। वो जो बतलाते हैं, जिन्होंने काव्य की रचना किया है, ऐसे आचार्यों की शिक्षा का क्या करना है, शिक्षा के अनुसार वो जो हमको बतलाते हैं, उनका पौनः पुण्येन मतलब बार बार निरंतर क्या करना है, अभ्यास करना है। इसकी वृत्ति में आता है कि काव्य को रचने वाले जो आचार्य हैं, उन आचार्यों के जो श्लोक हैं, जो उन्होंने लिखा है, उन श्लोकों को तोड़कर, जोड़कर उनको कई प्रकार से उनको सिद्ध करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए, और नवीन श्लोकों की रचना भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो नवीन श्लोकों की रचना, और जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जिन्होंने काव्यों की रचना किया है, उन गुरुजनों की जो शिक्षा है, वो जिस प्रकार से हमको मार्ग का उपदेश करते हैं, या जिस प्रकार से हमको वो बतलाते हैं, जिस प्रकार से हमको वो शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से काव्य की रचना करना चाहिए, काव्य की रचना करने के क्या क्या सिद्धांत हैं, इनका पौनः पुण्येन अभ्यास करना चाहिए। इति हेतुस्तद उद्भवे, इति हेतु, ये जो यहाँ पर हेतु हैं,
तद उद्भवे, तद मतलब उस काव्य के, उद्भवे मतलब उद्भव, और निर्माणे मतलब निर्माण में, समुल्लासे चा हेतु न तु हेतवा, उस काव्य के उद्भव अर्थात निर्माण और विकास में ये क्या होते हैं, ये सभी कारण हेतु होते हैं, कारण होते हैं। समझ में आ गया होगा। तो लग गया। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस् तदुद्भवे। अभी इसका बहुत अच्छी व्याख्या अभी इसकी वृत्ति में आएगा, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका अर्थ देख लेते हैं। शक्ति मतलब कवि में रहने वाली जो स्वाभाविक प्रतिभा है, इसके बाद लोक, इसके बाद शास्त्र तथा काव्य आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न निपुणता और काव्य को जानने वाले की शिक्षा के अनुसार अभ्यास, ये उसके विकास के कारण है। तो ये इसका सामान्य सा अर्थ है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर विशेष देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसकी वृत्ति में है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र विद्यार्थी, वो यहाँ पर एक एक लाइन को आप याद कर लेना भैया, क्योंकि पूछा जाता है, इनसे प्रश्न बनते हैं और बने हुए हैं, आगे भी बनते रहेंगे। तो एक एक लाइन को मस्तिष्क में बैठा लो कि यहाँ पर इसके द्वारा, शक्ति के द्वारा क्या लेना है, लोक के द्वारा क्या ग्रहण करना है, शास्त्र के द्वारा किन शास्त्रों का ग्रहण करना है। तो यहाँ पर यह पूछा जाता है। जैसे कि देखो, शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। आचार्य जो वहां पर आया था कि शक्ति निपुणता, शक्ति शब्द का अर्थ क्या है, निपुणता अर्थात स्वाभाविक शक्ति, प्रतिभा। तो शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषा। शक्ति क्या है, तो शक्ति है कवित्व बीज रूप, कवि में रहने वाली जो स्वाभाविक प्रतिभा, ऐसा जो संस्कार विशेष। तो शक्ति क्या है, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, मतलब जो कवि में रहने वाली जो स्वाभाविक प्रतिभा है, उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषा। संस्कार विशेष मतलब स्वाभाविक प्रतिभा, जो संस्कार विशेष जो उनकी प्रतिभा है कवि में, काव्य लिखने की जो क्षमता। तो ये पहली आवश्यकता है काव्य को लिखने में, पहला कारण है। याम बिना काव्यम ना प्रसरेत, जिसके बिना काव्य नहीं लिखा जा सकता, काव्य का निर्माण नहीं हो सकता। यदि कवि में स्वाभाविक प्रतिभा नहीं है, स्वाभाविक क्षमता नहीं है, तो उसके बिना आप काव्य की रचना नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक क्षमता अंदर, मतलब जो नेचुरल एक प्रतिभा होती है कवि में, कल्पना शक्ति की, कवि की कितनी विशिष्ट कल्पना होती है, ऐसी कल्पना शक्ति का होना भी आवश्यक है। जहां पर कोई आदमी, कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति सोच भी ना पाए, वहां पर कवि सोचता है। जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य भी ना पहुंच पाए, वहां कवि पहुंच जाता है। कवि की ये चिंतन शक्ति है। कमलम अनंभसे कमलमलंभसे कमले चा कुवलये तानि कनक लतिकायाम। कितना बढ़िया लिखते हैं वहां पर। तो याम बिना काव्यम ना प्रसरेत, जिसके बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती, काव्य का निर्माण नहीं हो सकता। और प्रसृतम व उपहसनीयम स्यात्, और कदाचित यदि आप बिना शक्ति के, विदाउट शक्ति के यदि आप काव्य की रचना भी कर दिए, तो मित्र उपहसनीयम स्यात्, ध्यान रखना कि उपहास का पात्र होता है। ऐसा आचार्य मम्मट कहते हैं कि यदि बिना शक्ति के, विदाउट शक्ति के यदि काव्य की कोई रचना करता है, यदि उसमें प्रतिभा नहीं है, तो वो केवल उपहास का ही पात्र होगा। इसके बाद कहते हैं लोकस्य। तो वहां पर जो आया था ना कि शक्ति ही निपुणता लोक, तो लोक के विषय में बतलाते हैं कि लोक का क्या, लोक के द्वारा क्या लेना है। तो लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य, लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य। तो लोकस्य के द्वारा क्या लेना है, लौकिक चीजों का ज्ञान होना, व्यवहारिक चीजों का ज्ञान होना, समाज में क्या चल रहा है, हर एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, किस प्रकार से उसकी दिनचर्या है, किस प्रकार से समाज का हर एक व्यक्ति अब सोच रख रहा है, चल रहा है, उसकी अपनी दिनचर्या क्या है, किस प्रकार से उसके अपने एक मतलब मतलब वो व्यवहार करता है लोगों के साथ में। जैसा कि आज के समय में मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि भैया किताबों को पढ़ो ठीक है, किताबों को तो पढ़ ही लो,
लेकिन उससे ज़्यादा जमीनी स्तर का ज्ञान, नेचुरल ज्ञान ये आवश्यक है। क्योंकि आपको यदि व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान आपको नहीं पता है, शास्त्रों इनको कुछ भी कितनी भी पुस्तकों को रट लो, उससे कुछ होने वाला नहीं। केवल बोल सकते हो, मुंह खोले फक से बोल दिए कि फला जगह ये लिखा है, ये लिखा है, ये सिद्धांत है, वो सिद्धांत है, फलाने सिद्धांत है, ढिकाने सिद्धांत है। ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ों को केवल यही बतलाते, फला जगह ऐसा लिखा, फला जैसे जगह ऐसे लिखा, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, भगवत गीता ये कहती है। लेकिन कभी भगवत गीता को कभी फॉलो नहीं करना, भगवत गीता के सिद्धांतों को कभी अपने जीवन में उतारना नहीं। केवल बस पढ़ लिए और पढ़ करके केवल मुंह खोले और बोलना शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं। वास्तविक उस चीज को आप जमीनी स्तर पर, आप जो तो व्यवहारिकता पर हर एक व्यक्ति को देखना, उसकी एक्टिविटी देखना, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, या समाज में जितने प्रकार के व्यक्ति हैं वो कर क्या रहे हैं, कैसे कैसे वो रहते हैं, किस प्रकार से उनकी अपनी दिनचर्या होती है। ऐसा हमको, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। यदि जीवन आपको जीना है बढ़िया से, यदि जीवन आप बढ़िया से जीना चाहते हो, तो जो हमारे आसपास हो रहा है उसको हमको जानना बारीकी से बहुत आवश्यक है। केवल किताबों से पढ़ने से कुछ नहीं होता मित्र। किताब तो पढ़ लिए, रट लिए, ठीक है, नौकरी लग जाएगी, क्या होगा, कहीं पढ़ाने लगोगे, लेकिन जीवन जी नहीं पाओगे। वही फिर छोटी छोटी चीज़ों में जो तो हमेशा परेशान रहना, जैसे कि होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को आते हैं, आईएएस हो गए, कलेक्टर हो गए, पीसीएस हो गए, लेकिन थोड़ी सी समस्या क्या बनी और जीवन को समाप्त कर लिए। मतलब इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी जो नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, या जो यूपीएससी सबसे टफ एग्जाम है, ऐसे लोग इन एग्जाम को क्वालिफाइड करने के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में अपना जीवन पूरा नरक किए रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वास्तविक जीवन को आप लोग, व्यवहार को आप नहीं समझ पाए कि यहाँ पर किस तरह से संयम बना करके, किस तरह से संतुलन बना करके हमको अपना जीवन जीना है। क्योंकि किताबों को पढ़े हैं ना, किताबों के अलावा दूसरी चीज कभी समझ में आई नहीं, उसी के कीड़ा बन गए, उसी को सब जो तो उस एग्जाम फाइट कर लिए, सब कर लिए, लेकिन व्यवहारिक जीवन को नहीं समझ पाए कि जीवन वास्तविक है क्या, हमको जीना कैसे है, अभाव में भी किस प्रकार से जिया जा सकता है। तो लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य, कि लोकस्य स्थावर जंगम में जो चल रहा है, ऐसे लोकवृत्त का भी ज्ञान आवश्यक है। जो काव्यों की रचना करना चाहते हैं उनमें यह भी एक हेतु है। तो लोक शास्त्र, इसके बाद आता है शास्त्र। तो शास्त्र के द्वारा कहते हैं कि शास्त्राणाम छंदो व्याकरणा विधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गादि, खड्गादि, यहां पर ध्यान देना, खड्गादि है, खड्गादि लक्षण ग्रंथा नाम, डाडमरू है यहां पर। तो शास्त्र के द्वारा जो काव्य की रचना करना चाहते हैं उनको शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है। और शास्त्र के विषय में बतलाते हैं कि छंद, क्योंकि बिना छंद के आप काव्य की रचना नहीं कर सकते, तो इसलिए छंदों का ज्ञान आवश्यक होता है। जितने भी छंद हैं पूरे उन छंदों का ज्ञान आवश्यक होता है, बहुत बारीकी से छंदों को जानना आवश्यक होता है। इसके बाद व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि व्याकरण के मूलभूत सिद्धांत यदि आपको नहीं लगे तो मित्र आप किसी भी श्लोक की रचना नहीं कर सकते, और करोगे तो उपहासनीयम स्यात्, उपहास के ही पात्र होगी। अभिधान, संज्ञा शब्दों का ज्ञान आवश्यक है कि किस शब्द का कहां पर हमको प्रयोग करना है। कोश, अमर कोश आदि जितने, मेदिनी कोश, जितने भी ये कोश है, शब्द कल्पद्रुम वाचस्पत्यम, जितने भी कोश हैं, इनका ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि कोश को हम जानेंगे, कोश को पढ़े रहेंगे, तभी हमारे पास शब्दों का भंडार होगा। और काव्य की रचना में शब्दों का भंडार होना आवश्यक है। एक तरह से लाइब्रेरी ही बना लो अपने शरीर को। यदि मस्तिष्क में लाइब्रेरी पूरी सेट है, पूरी फिट है, तो बड़ा अच्छा है, तब तो काव्य की बड़ी अच्छी रचना कर सकते हैं। तो कोश के बाद आता है कला। कला का ज्ञान आवश्यक है। कला में यहां पर बतलाते हैं कि जैसे कि भरत हैं, नाट्य शास्त्र की जो रचना किए, इसी तरह से कोहल एक आचार्य हैं, इनके द्वारा प्रणीत जो नृत्य या गीत आदि जो 64 प्रकार की जो कलाएं हैं, उन कलाओं के जो प्रतिपादक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का ज्ञान आवश्यक है।
यदि उन ग्रंथों का ज्ञान है तो ही काव्य को लिखने में प्रवृत्त हो, वरना निवृत्त हो जाएं ज्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद कहते हैं चतुर्वर्ग। तो चतुर्वर्ग के द्वारा लेना है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को जानना, अर्थ को जानना, काम को जानना, मोक्ष को जानना, इनका ज्ञान भी आवश्यक है। गज तुरग, गज मतलब जो हाथी हैं, तुरग मतलब जो घोड़े हैं, इनके जो लक्षण, इन लक्षणों के जो प्रतिपादक ग्रंथ हैं, जैसे साल्होत्र रचित यहाँ पर जो ग्रंथ आते हैं कि जो हाथी और घोड़ों की, जो ऐसे जो पशुओं की स्वाभाविक चेष्टाओं को जो जानते हैं, जहाँ पर इनका वर्णन लिखा हुआ है कि किस पशु की क्या क्या उसकी अपनी एक स्वाभाविक चेष्टा होती है। जैसे स्वभावोक्ति अलंकार आता है ना कि घोड़े की क्या चेष्टा, घोड़ा किस प्रकार से वो मतलब करता है, उसकी स्वाभाविक चेष्टा क्या, बालक की स्वाभाविक चेष्टा क्या है, हाथी की स्वाभाविक चेष्टा क्या है। ऐसा बहुत जगह, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतल में घोड़े की स्वाभाविक चेष्टा, जब राजा दुष्यंत हिरण का पीछा कर रहे होते हैं तो उसके उन्होंने वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार का एक वर्णन किया है, जिसमें वो अपने घोड़े की चेष्टा बताते हैं, किस प्रकार से वो अपने मतलब शरीर की आकृति को बनाकर, या हिरण किस प्रकार से अपने शरीर को बना करके वो दौड़ रहा है। तो गज तुरग खड्गादि, इसी तरह से खड्ग आदि लक्षण ग्रंथा नाम, ये जितने भी लक्षण ग्रंथ हैं इनको जानना आवश्यक होता है। काव्यानांचा महाकवि संबंधी नाम, और काव्यानांचा महाकवि संबंधी नाम, इस प्रकार से महाकवि संबंधी नाम मतलब महाकवि संबंधी, महाकवियों द्वारा जो रचे गए काव्यों के ग्रहण से, महाकवियों ने जिन काव्यों का ग्रहण किया है उससे महाकवि संबंधी नाम आदि ग्रहणात इतिहासादि नांचा। इसके बाद जो वहां पर जो आया है कि काव्यादि अवेक्षणात्, तो आदि ग्रहण के द्वारा क्या लेना है, इतिहासादीनाम च विमर्शनाद व्युत्पत्ति ही, इतिहास आदि का ज्ञान होना, इतिहास आदि का नॉलेज होना, क्योंकि इतिहास आदि के पर्यालोचन से ही एक विशेष प्रकार का ज्ञान हो सकता है। तो काव्य को लिखने वाले व्यक्ति इतिहास आदि का पर्यालोचन उनके लिए आवश्यक होता है, इतिहास आदि का ज्ञान आवश्यक होता है कि हमारे पूर्व में जो हुआ है उसका हमको ज्ञान हो। तो उस इतिहासादीनांचा विमर्शनाद व्युत्पत्ति ही, मतलब उसके पर्यालोचन से जो उत्पन्न जो व्युत्पत्ति है, मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान। तथा काव्यम कर्तुम विचारयितुम चये जानन्ति तद उपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्तिरिति त्रयः समुदिताः न तु व्यस्ताः। तो ध्यान देना, इसके बाद कहते हैं काव्यम कर्तुम विचारयितुम चये जानन्ति। इसका मतलब ये है कि काव्यम कर्तुम विचारयितुम अर्थात जिन्होंने इसके पहले काव्य की रचना किया है, जिन्होंने काव्य की रचना किया है या काव्य की विवेचना को जो करना जानते हैं, उनके काव्यम कर्तुम विचारयितुम चये जानन्ति तद उपदेशेन, उनके उपदेश से जो काव्य की रचना करना जानते हैं उनके अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार काव्यम कर्तुम विचारयितुम चये जानन्ति तद उपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन। तो जिन्होंने, जो हमारे जो गुरुजन हैं, जो पूर्व के जो आचार्य हुए, जिन्होंने काव्यों को लिखा, जो काव्य की रचना को जो जानते हैं, ऐसे गुरुजनों के जो उनके काव्य की मतलब उनका जो उपदेश है वो जो बतलाते हैं कि किस प्रकार से काव्य की रचना करना है। तो करणे योजने चा, क्या करना है, करणे योजने की नवीन श्लोकों का क्या करना है, निर्माण करना। तो नवीन नए श्लोकों का निर्माण करो, और योजने चा, और जो प्राचीन आचार्यों के जो श्लोक हैं उन श्लोकों को जोड़ तोड़ करके पौनः पुण्येन, बार बार उसका अभ्यास करना। तो इस प्रकार से नवीन श्लोकों की रचना और जो प्राचीन जो ऋषि जो आचार्य हैं उनके जो श्लोक हैं उन श्लोकों को जोड़ना, तंगोड़ना, उनको बार बार जो तो बनाना, बिगाड़ना, इस प्रकार से अभ्यास पौनः पुण्येन मतलब बार बार उनका अभ्यास करना। प्रवृत्ति रीति, इसमें प्रवृत्त होना ही, ये त्रयः समुदिताः। ध्यान देना कि यहाँ पर 3 हेतु दिए हैं।
तो कहते हैं कि त्रयः समुदिता, मतलब ये तीनों जो हेतु हैं ये त्रयः समुदिता, समुदिता मतलब समष्टि रूप से एक साथ मिल करके, न तो व्यस्ताः, न कि अलग अलग, व्यष्टि रूप नहीं बल्कि समष्टि रूप से, तस्य काव्यस्य उद्भवे, ये जो काव्य के उद्भव में, काव्य के निर्माण में, तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च, काव्य के उद्भव, निर्माण और समुल्लास में और उनके विकास में हेतु, ये हेतु हैं, न तो हेतवः, न कि हेतवा। यहाँ पर इसीलिए हेतु शब्द आया क्योंकि हेतु में क्या होता है कि ये एक वचन में बनता है हेतु। तो अब ये जो तीनों जो कारण बतलाए, तीनों जो हेतु बतलाए, तो ये समष्टि रूप से हैं, मतलब ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक साथ ही हैं। एक साथ होने के कारण यहाँ पर हेतु शब्द का प्रयोग किया, एक वचन का प्रयोग किया, न तो हेतवः, न कि बहुवचन, क्योंकि हेतु हेतु हेतवः, तो हेतवा होना चाहिए क्योंकि तीन है, यहाँ पर तीन हेतु हैं, तीन के कारण यहाँ पर हेतवा होना चाहिए। लेकिन आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये काव्यस्य, ये यहाँ पर त्रयः समुदिताः, कि ये तीनों समष्टि रूप से यहाँ पर हैं, एक साथ हैं, ये अलग अलग नहीं है, न तो व्यस्ताः, ये अलग अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पर हेतु शब्द का ग्रहण किया, न तो हेतवा, न कि हेतुवा का। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाते हैं। कई बार ऐसा जो तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि यहाँ पर हेतवः क्यों किए, हेतवः तद उद्भवे, तो हेतवः शब्द का ग्रहण क्यों किया, हेतु शब्द का, यहाँ पर हेतु शब्द का ग्रहण क्यों किया, क्यों होना हेतवा चाहिए था, तो हेतवः क्यों, मतलब हेतवः होना चाहिए था, या मतलब हेतवा कहना चाहिए, हेतु क्यों कहा, तो हेतु कहने का तात्पर्य यही है कि ये समष्टि रूप से ये तीनों एक साथ हैं, समष्टि रूप से हैं, ना कि व्यष्टि रूप से, इसलिए यहाँ पर हेतु शब्द का ग्रहण किया, ना कि हेतवा शब्द का। तो ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कुछ कमी रहती है, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो काव्य प्रकाश को पहली बार पढ़ना चाहते हैं या जिन्होंने पहली बार पढ़ लिया है, उनके लिए भी एक मतलब होता है कि इतना पर्याप्त है कि इतना यदि जान जाते हैं तो उनकी मतलब एक ठीक ठाक गति, बढ़िया गति हो जानी है काव्य प्रकाश में। और विशेष रूप से जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा यदि हम व्याख्या कर देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि भाई सिलेबस भी तैयार करना है और इनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब इतने व्याख्या में, इतने उसमें श्लोक में, वृत्ति में टाइम बहुत लग रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे पिछले बार की जो वीडियो आई उसमें मैंने कोशिश किया कि बढ़िया एक हर एक चीज़ को बढ़िया से और स्पष्ट करो, मैंने उसमें किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब थोड़ा सा इसमें ठीक ठाक करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा कमी करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कई बार जब विद्यार्थी तैयारी कर रहे होते हैं किसी एंट्रेंस की, तो उतनी ही व्याख्या करो जितनी व्याख्या आवश्यक है या जितना वहाँ पर लिखा हुआ है। उस दृष्टि को रखते हुए भी हम इतना ही यहाँ पर बतला रहे हैं जितना आचार्य मम्मट कह रहे हैं। इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं फिर इसके बाद जो आचार्य मम्मट ने काव्य का जो लक्षण दिया है उस पर अपन विचार, उस पर मतलब कक्षा होगी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पर हम विराम करते हैं।